एकदम बढ़िया। आई एम रियली श्योर कि प्रिपरेशन एकदम झकास चल रही होगी और आप एकदम हाई जोश में हो और बहुत कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर कर रहे हो बिकॉज आप प्रिपेयर भी तो मेरे साथ ही कर रहे हो। एवरी डे 7:30 हमारे मैराथॉन्स चालू है। थैंक यू फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स टू दिस मैराथन गाइज। अगर अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया मैराथन तो कल से 7:30 बजे डेली आपके एग्जामिनेशन के डेट तक, इनफैक्ट आपके एग्जाम के एक दिन पहले तो हम पूरे दिन मैराथॉन्स करेंगे। मेरे ख्याल से अब तक तो फोर्थ से चालू है और आज 10th चल रहा है, तो हमने ऑलरेडी गाइज मेरे ख्याल से 10 एक टॉपिक तो ऑलरेडी कर लिए। अब आज शाम को लेक्चर ले रहा था तो मेरे दिमाग में आ गया कि क्यों नहीं हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रैपिड फायर खेल ले आपके साथ। तैयार हो, प्रिपेयर हो? तो ये वीडियो में एकदम रैपिड फायर में मैं आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करा दूंगा। क्या करा है मैंने, खाली फर्स्ट पेज लेके सारे स्टैंडर्ड्स का रिवीजन करेंगे हम लोग। So first one was introduction to accounting standard, AS1 disclosure of accounting policy, AS2 inventory, AS3 cash flow statement, AS10 PP, AS11 forex that is effect for changes in foreign exchange rate, AS12 that is government grant, AS13 investment accounting, AS16 that is borrowing cost. Are we exactly clear with that one? चलिए तो फर्स्ट चैप्टर से चालू करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना आपको गाइस। अनअकैडमी पे एक बहुत अच्छा स्कीम चल रखा है। सो ऑल द स्टूडेंट्स जो सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, उनके लिए एक बहुत अच्छी ऑफर चल रही है कि 6 मंथ्स के साथ 1 मंथ फ्री, 12 मंथ्स के साथ 2 मंथ्स फ्री, 24 मंथ्स के बाद 2 मंथ्स फ्री। Please take this offer. Don't forget to use in my code RM10 to get 10% discount plus this offer. So 10% डिस्काउंट तो मिलेगा प्लस ये ऑफर में मिल जाएगा, और क्या चाहिए। सो फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों चाहिए थे इस दुनिया में? बिकॉज देखिए कि बिजनेस जो होता है ना वो अपने स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट कैसे करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन एकदम वो लैंग्वेज में होनी चाहिए जो लोग समझ पाए। सो दैट्स व्हाई वी वांटेड एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। What are benefits of accounting standard? Guys, there are 3 benefits of accounting standard. और उसके पहले इंट्रोडक्शन में what does accounting standard deal with? Accounting standard deals with RMPD, recognition, measurement, presentation, disclosure. What are benefits of accounting standard? SDC, standardization, disclosure, comparability. Accounting standard setting process. Who sets accounting standard? Guys, ICI ने कमिटी बना के रखी, ASB 1977. There are 8 steps. First one, we'll have to identify the area, then we'll have to create a group, फिर हम लोग ड्राफ्ट बनाएंगे, उस पर कमेंट्स लेंगे स्टेप नंबर 4 में, फिर हम एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाएंगे स्टेप नंबर 5 पे, स्टेप नंबर 6 पे उस पर कमेंट्स लेंगे, स्टेप नंबर 7 पे हम मॉडिफिकेशन करेंगे और स्टेप नंबर 8 पे हम स्टैंडर्ड रिलीज कर देंगे। नीड फॉर कवरेज गाइस, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे जाने की जरूरत क्यों थी? सर स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए था, इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो आ रहा था और गाइस रेगुलेटर के लिए वो एडवांटेजेस भी था। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के पहले IASC बना था, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उन्होंने इश्यू किए थे SIC, उन्होंने इश्यू किए थे IAS। सो IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए SIC दैट इज स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी। फिर 2001 में IASB बन गया और IASB ने इश्यू किए IFRS और IFRIC। IFRS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRIC stands for International Financial Reporting Interpretation Committee. So what is IFRS? IFRS is Sir, IAS, SIC, IFRS and IFRIC. International Financial Reporting Standard which we call it as IFRS. What is carve in carve out? Guys, इंडिया ने IFRS को ऐसे fully adopt नहीं कर दिया, हमने इंडिया के relevant international standards बनाए, that is known as Ind AS। आपको याद हो what are Indian accounting standards, है ना? तो हमने IFRS लिए, जो लाइन अच्छी नहीं लगी काव आउट, जो लाइन अच्छी लग गई काव इन, और हमारे बन गए इंड एस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या कमिटमेंट हो रखा है इंड एस के लिए? गाइस 3 स्टेजेस में काम किया था हम लोगों ने। फर्स्ट स्टेज यर 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 आप बोलिए, और फर्स्ट स्टेज था वॉलंटरी, एनीबॉडी इन इंडिया कैन फॉलो इंड एस। यर 2, नेक्स्ट वन वॉलंटरी के बाद आता है मैंडेटरी फेज, हु कैन फॉलो? सर हु हैज टू फॉलो, वॉलंटरी नहीं है, मैंडेटरी हो गया ना। तो सारे लिस्टेड कंपनीज जिसका नेटवर्थ इक्वल टू मोर देन 500 करोड़, अनलिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ इक्वल टू मोर देन 500 करोड़, पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी, एसोसिएट कंपनी। नेक्स्ट वन थर्ड स्टेज मैंडेटरी, सारे लिस्टेड कंपनीज को इंडेक्स फॉलो करना था, और प्राइवेट कंपनीज का जिसका नेटवर्थ इक्वल टू और मोर देन 250 था उनको भी इंडेक्स फॉलो करना था। फिर पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी। चकास। Chapter number 2, AS1, Disclosure of Accounting Policies. What are accounting policies? Definition. Accounting policies are specific accounting principles and methods of applying those principles in preparation and presentation of financial statement. What is objective of AS1? Objective of AS1 is ki policies banana. What are fundamental accounting assumptions? There are 3 fundamental accounting assumptions. That is GCA, going concern, consistency and accrual. Areas in which different accounting policies are, inventory valuations एक area हो रखा है, debris
Change in depreciation is not a change in accounting policy, it is a change in accounting estimate. Selection of accounting policy. Guys, accounting policy select karte waqt we have to do PSM, that is prudence, substance over form and materiality, if you remember. एक और चीज गाइस, अगर हम अकाउंटिंग फंडामेंटल अजम्पशंस फॉलो करें तो क्या डिस्क्लोज करना है? नहीं. पर अगर हम फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस फॉलो नहीं करें तो डिस्क्लोजर करना है. Manner of disclosure. Can we change an accounting policy? Sir, you can change an accounting policy only because of three reasons. First one, अगर accounting standard बदल जाए, अगर law बदल जाए, or for better presentation. Are we exactly clear with that one? Guys, second one is अगर पॉलिसी चेंज हो रहा है और गाइज उसका मटेरियल इम्पैक्ट अगर करंट पीरियड में हो तो उसका अमाउंट दिखाना है. बट उसका मटेरियल इम्पैक्ट अगर करंट पीरियड में ना हो, नेक्स्ट ईयर में आ रहा हो, तो फैक्ट दिखाना है. अगेन इन करंट पीरियड अगर हम अमाउंट डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो गाइस हम फैक्ट दिखा देंगे. ठीक है. दिस इज AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन. व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन? इज टू प्रिस्क्राइब द प्रिंसिपल फॉर मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री. Scope, it deals with inventory. Definition, what is inventory? As per AS2, inventories are assets held for sale in ordinary course of business, in process of production, or in form of material or supplies used in production process or for supply of goods and services. Measurement, one line of, as per AS2, inventory should be valued at cost or NRV, whichever is less. But guys, raw material should be valued at cost. But अगर selling price of finished goods cost price से भी कम हो तो raw material should be valued at replacement cost. Work in progress and finished goods should be valued at cost or NRV, whichever is less. कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. गाइस, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या आना चाहिए? तीन चीजें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आनी चाहिए. क्या? कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स. वेरिएबल ओवरहेड्स को कॉस्ट पर यूनिट पे डाल देना, बट फिक्स्ड ओवरहेड्स को एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट, व्हिचएवर इज लेस. गाइस, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में एक्सक्लूड क्या हो जाएगा? स्टोरेज, एबनॉर्मल वेस्टेजेस, एडमिन, सेलिंग. नेक्स्ट वन, एनआरवी कैसे कैलकुलेट करना है? ओ भाई, फिनिश गुड्स का एनआरवी कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिनिश गुड्स का एनआरवी कैलकुलेट करेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन. वर्क इन प्रोग्रेस का एनआरवी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स. फिनिश गुड्स का वापस याद करा देता हूं, अगर मैंने कुछ डिवाइस बोलते वक्त कुछ उल्टा बोल दिया तो इट शुड बी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल. इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक, अगर आपको याद हो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक के पहले मैं चला जाता हूं. गाइस, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था वी कैन हैव स्क्रैप, वी कैन हैव बाय प्रोडक्ट, वी कैन हैव जॉइंट प्रोडक्ट. स्क्रैप को किस पे मेजर करेंगे? स्क्रैप पे. बाय प्रोडक्ट को किस पे वैल्यू करेंगे? एनआरवी पे. जॉइंट प्रोडक्ट को किस पे वैल्यू करेंगे? कंसिस्टेंट एंड रैशनल बेसिस, दैट इज सेल्स वैल्यू. Inventory valuation technique. Inventory ordinarily interchangeable, inventory not ordinarily interchangeable. If inventory is not ordinarily interchangeable, specific identification method. If inventory is ordinarily interchangeable, first one, हिस्टोरिक, नॉन हिस्टोरिक. हिस्टोरिक के अंदर फीफो एंड वेटेड एवरेज, एंड नॉन हिस्टोरिक के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, रिटेल इन्वेंट्री. रिटेल इन्वेंट्री सेल्स में से जीपी निकाल दो, कॉस्ट मिल जाएगा. रिकग्निशन कब करोगे एज एन एक्सपेंस? इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा तो एक्सपेंस हो जाएगा, या इस साल का अगर नेट्स रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट से भी कम हो रखा है ना तो राइट डाउन करना पड़ेगा. डिस्क्लोजर में इन्वेंट्री दिखाओ, यूनिट्स दिखाओ, अगर इन्वेंट्री को मॉर्गेज किया है तो वो दिखाओ. ठीक है. AS2. AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट गाइस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तीन चीजें आनी चाहिए. कैश आना चाहिए, बैंक आना चाहिए, एंड कैश इक्विवेलेंट में मींस एनी इन्वेस्टमेंट्स विच आर लिक्विड एंड जिसका रिटर्न वेरी ना होता हो. तो यहाँ पे हमने ये इन्वेस्टमेंट्स इसीलिए नहीं किए तो क्या कि हमें अर्निंग करनी है, ये खाली लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए किया गया है. क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स गाइस, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड सब उल्टा होता है. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल, रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगा, एड अप्रोप्रिएशंस करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा. एड प्रोविजन फॉर टैक्स करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा. एड NCNOE, दैट इज नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो हमारे पास आ जाएगा FFO. एड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, लेस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो CFO, लेस टैक्स पेड. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस एक्टिविटी हो रखा है. इन्वेस्टिंग मतलब अगर असेट से डील करेंगे, सेल ऑफ असेट्स इनफ्लो, परचेज ऑफ असेट्स आउटफ्लो. आउटफ्लो का तो ब्रैकेट्स में लिखना, माइनस लिखना. फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इश्यू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, बैंक लोन टेकन, बैंक लोन रीपेड, दैट इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट. आर वी क्लियर?
मेरी बातें सुनना आप। मैं क्या कहता हूँ, कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाना, अकाउंट्स बनाना, जहाँ पे भी एडजस्टमेंट्स हो, और प्लीज जर्नल एंट्री पास करना। जर्नल एंट्री पास करने के बाद पोस्टिंग कर देना। भाई मैं तो कहता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट जर्नल लेजर का चैप्टर हो रखा है। और इससे मुझे याद आ रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैराथन्स में कवर भी अभी तक नहीं किया है, तो आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा मुझे। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर व्हाट इज पीपी डेफिनेशन? पीपीआर असेट्स। पीपीआर असेट्स क्यों क्यों होल्ड कर रहे हो? सो पीपीआर टैंजिबल एसेट्स वी आर होल्डिंग फॉर प्रोडक्शन और सेल ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फॉर रेंटल और फॉर एडमिनिस्ट्रेशन आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन वन पीरियड। गाइस यहाँ पे डेफिनेशन में बेरर प्लांट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेरर प्लांट्स आर ऑल लिविंग प्लांट्स, दे आर यूज टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन पीरियड एंड देयर इज अ रिमोट कंटीजेंसी कि हम ये प्लांट को ही बेच देंगे। AS10 में बेरर प्लांट्स इंक्लूडेड है, सो एप्पल ट्री इंक्लूडेड, बट गाइस टीकवुड ट्री इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज उसे काट के टीकवुड बेचना है, तो वो हमारे AS10 में इंक्लूडेड नहीं है। रिकग्निशन, व्हेन शुड बी रिकॉग्नाइज पीपी? फेब एंड कॉस्ट। फेब का मतलब क्या है सर? फेब का मैं ना भाई, फेब का मतलब है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अवेलेबल होगा एंड इट्स कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट किस पे होनी चाहिए? कॉस्ट पे होनी चाहिए। सर अगर स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो अगर डेफिनेशन मीट करते तो रिकॉग्नाइज कर लो, रेगुलर रिपेयर्स हो तो इंक्लूड नहीं करेंगे, उसे पीएनएल में डाल देंगे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट यस इंक्लूड कर दो। तो सर हमें आप ये बताइए कि कॉस्ट में क्या इंक्लूड होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ असेट में इंक्लूड होना चाहिए कॉस्ट ऑफ परचेज। अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस कर दो, कैश डिस्काउंट है तो माइनस नहीं करना। टैक्सेस अगर रिफंड होते हैं तो नहीं लेना, रिफंड नहीं होते तो ऐड कर देना। कॉस्ट ऑफ परचेज के बाद आता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के बाद आता है, या तो डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, कहीं याद है, साइट रिस्टोरेशन एंड डिसमेंटलिंग चार्जेस भी ऐड होने चाहिए। सो 3 थिंग्स, कॉस्ट ऑफ परचेज दैट इज असेट का कॉस्ट, गाइस सेकंड वन आता है डायरेक्ट कॉस्ट दैट इज इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड ऑल, एंड थर्ड वन साइट रिस्टोरेशन एंड असेट रिप्लेसमेंट नहीं, साइट रिस्टोरेशन एंड क्या बोला था मैंने, भूल गया। उसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं, क्या नहीं आना चाहिए कॉस्ट में, क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए। गाइज एडवर्टाइजिंग इंक्लूड नहीं होना चाहिए, स्टाफ सैलरी इंक्लूड नहीं होना चाहिए, नए लोकेशन से बिजनेस करने का कॉस्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, वेस्टेजेस इंक्लूड नहीं होना चाहिए, असेट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने का कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, रेंट्स इंक्लूड नहीं होने चाहिए। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट गाइस कॉस्ट और रिवाइज वैल्यू पे होना चाहिए। Can one company follow cost model and revised model, both of them? Yes, a company can follow the cost model and revised model if they are different class of asset. You cannot follow two different models on the same class of asset. So different class, different मेथड फॉलो कर सकते हो। अगर रिवैल्यूएशन फॉलो कर रहे हो तो रिवैल्यूएशन करना कब है? सफिशिएंट रेगुलरिटी के साथ करना है। रिवैल्यूएशन करते वक्त अगर पहली टाइम गेन आ जाए तो उसे रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देना, लॉस आ जाए तो पीएनएल डाल देना। सब्सिक्वेंट नेक्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन करते वक्त अगर पहले गेन आया था अभी भी गेन आएगा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व, पहले गेन आया था और अब लॉस आया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से रिवर्स एंड पीएनएल में चला जाएगा। अच्छा पहले लॉस आया था अभी भी लॉस आया तो पीएनएल में डाल देना, पहले लॉस आया था अब गेन आया तो पीएनएल रिवर्स एंड देन गोज टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। आर वी क्लियर विद दैट? टू गुड। रिवैल्यूएशन करने के कितने मेथड्स है? 2 मेथड, एडजस्ट द ग्रॉस, एडजस्ट द नेट। गाइस नेक्स्ट वन, डेप्री। Debris. How many methods of debris? 3 methods: SLM, WTV, and unit of production method. Are we exactly clear with that one? Guys, depreciation change कर सकते हैं? हाँ, method of depreciation change कर सकते हैं. Is it change in policy or change in estimate? It's not a change in policy. It is a change in estimate. Retrospective or prospective? Sir, prospective effect देना है. और एक बात याद रखनी कि डेप्री का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एसएलएम का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। स्क्रैप वैल्यू और लाइफ एस्टिमेटेड है, इसे हर साल के एंड पे ही एस्टिमेट करना है। और अगर एस्टिमेशन चेंज करने की वजह से डेप्री चेंज होता है तो भाइयों एस्टिमेशन चेंज हो रहा है, पॉलिसी चेंज नहीं हो रहा है। पीपी को डी रिकॉग्नाइज कब करेंगे? जब असेट बेचोगे या तो असेट से कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आने वाला है, उससे डी रिकॉग्नाइज करते वक्त सर प्रॉफिट लॉस आ गया तो भाई डाल देना पीएनएल अकाउंट में। अब एग्जैक्टली क्लियर विद दैट? Too good. Yes, 11 effect of changes in foreign exchange rate. Guys, foreign currency transactions की बात चल रही है। Initial measurement spot rate पे करना है। Subsequent measurement के लिए गाइस हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा कि आइटम मॉनिटरी है कि नॉन मॉनिटरी। अगर मॉनिटरी है तो उसे क्लोजिंग रेट पे लेना है, अगर नॉन मॉनिटरी और अगर नॉन मॉनिटरी फेयर वैल्यू पे तो भी क्लोजिंग रेट पे लेना है, बट अगर नॉन मॉनिटरी आइटम गाइस हमने कॉस्ट पे मेंटेन किया तो इसे हिस्टोरिक कॉस्ट पे लेना है। गाइस फॉरेन करेंसी ऑपरेशंस अगर आपको याद हो तो इंटीग्रल ऑपरेशंस एंड नॉन इंटीग्रल ऑपरेशंस। इंटीग्रल ऑपरेशंस में गाइस वो ब्रांच अपना ही हो रखा है तो फिक्स्ड असेट्स को हिस्टोरिक रेट पे लेना, करंट असेट्स को क्लोजिंग, करंट लायबिलिटी को क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग, और गाइस इनकम एंड एक्सपेंसेस को एवरेज रेट पे लेना। डिफरेंसेस आएगा, अपना ही ब्रांच हो रखा है पीएनएल में डाल देना।
नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन, फिक्स्ड असेट्स को भी क्लोजिंग रेट पे ले लेना और डिफरेंस आएगा तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करके रख देंगे। अगर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है तो गाइस स्पॉट और फॉरवर्ड के बीच में जो डिफरेंस है ना वो लॉस को रिकॉग्नाइज करेंगे पीरियोडिक फॉर्म में। जकास। और मॉनिटरी आइटम क्या है सर? मॉनिटरी आइटम मींस एनी अमाउंट व्हिच इज रिसीवेबल और पेएबल इन फिक्स यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी दैट इज नोन एज मॉनिटरी आइटम। सर नॉन मॉनिटरी आइटम क्या है बेटा? जो मॉनिटरी नहीं है वो नॉन मॉनिटरी है। Accounting for GG, government grants. What are government grants? Government grants are government assistance in cash or in kind to the enterprise for compliance with certain future conditions. So for already complied or future compliance of certain conditions. Are we exactly clear with that one? Recognition of government grant. मेरा word याद है recognition करते वक्त when entity is reasonably sure that grant will be received and when conditions will be satisfied. Next one. सर गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंटिंग करने के लिए कितने मेथड्स है? 2 मेथड, कैपिटल अप्रोच एंड इनकम अप्रोच। कैपिटल अप्रोच और इनकम अप्रोच में से कौन सा अप्रोच फॉलो करने का डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। नॉन मॉनिटरी ग्रांट सर प्लांट एंड मशीनरी मिला है, फ्री में मिला है, क्या कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करो बेटा? नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर ले। प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, अगर भाई अगर 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 असेट के रिलेटेड है तो मैं क्या कहता हूँ, या तो असेट से लेस कर लो या तो डिफर्ड इनकम में डाल दो। अगर रेवेन्यू के रिलेटेड है या तो इनकम में डाल दो या तो एक्सपेंसेस से माइनस कर लो। और सर अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन है तो बेटा कैपिटल रिजर्व में डाल दो। रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, ग्रांट मिला तभी जो किया था उसका आज रिवर्सल मार दो। तो इफ द ग्रांट रिसीव्ड वाज क्रेडिटेड टू द एसेट देन इट शुड बी डेबिटेड टू द एसेट राइट नाउ। व्हाट से गाइस? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिफंड का एंट्री पास कर देना। अगर ग्रांट मिला और वो डिफर्ड इनकम में डाल के रखा था ना तो भाई डिफर्ड इनकम का आज बैलेंस ढूंढो, जितना बैलेंस बचा उतना डिफर्ड इनकम से निकाल दो, बाकी का पीएनएल से निकालना पड़ेगा। तो एंट्री आएगा डिफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक। आई होप यू ऑल नो दैट। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट पे रखने हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स गाइस कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लेस पे करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को भी रिवैल्यू कर सकते हो क्योंकि अगर 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 उसका रिडक्शन परमानेंट इन नेचर हो। इन्वेस्टमेंट डिस्पोज करते वक्त गाइज हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर लेंगे। रिक्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट गाइज, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आप करंट इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हो तो आप कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट के लोअर पे ट्रांसफर करोगे। अगर आप करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म में ट्रांसफर करो देन इट शुड बी लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक हो रखा है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फॉर डिबेंचर्स होता है एंड इन्वेस्टमेंट फॉर इक्विटी होता है, दैट इज फिक्स रेट एंड नॉन फिक्स रेट। डिबेंचर्स अगर आपको याद हो, परचेज करेंगे डेबिट साइड पे, सेल्स करेंगे तो क्रेडिट साइड पे। फीफो मेथड या एवरेज मेथड फॉलो कर सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। और गाइस प्रॉफिट लॉस भी उसी हिसाब से होगा। इक्विटी, इक्विटी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बोनस, राइट एंड डिविडेंड। अगर बोनस मिल रहा है तो फ्री है, सिर्फ नॉमिनल वैल्यू में ऐड होगा, कॉस्ट में नहीं। राइट शेयर्स, राइट बेचेंगे तो उसको पीएनएल में डाल देना, राइट शेयर्स खरीदेंगे तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड कॉस्ट कॉलम में जाना चाहिए। चिकास। लास्ट स्टैंडर्ड AS16 बोरोइंग कॉस्ट, मैंने तो 10 बार कहा है, अगर ये चैप्टर आपको याद रखना है, बोरोइंग कॉस्ट अगर याद रखना है तो वन लाइनर याद रखेंगे दैट क्या, बोरोइंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग असेट शुड बी कैपिटलाइज्ड। व्हाट इज द बोरोइंग कॉस्ट? बोरोइंग कॉस्ट के अंदर 5 चीजें आती है, दैट इज इंटरेस्ट चार्जेस, एंसिलरी चार्जेस, दैट इज ब्रोकरेज कुछ हो तो, अच्छा डिस्काउंट ऑन रिटर्न ऑफ या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट वन फाइनेंस चार्जेस एज पर फाइनेंस लीज एंड लास्ट वन एक्सचेंज डिफरेंस टू द एक्सटेंट इट इज कंसीडर्ड एज एडजस्टमेंट टू बोरोइंग कॉस्ट। याद आ रहा है? What is qualifying asset? Qualifying asset का मतलब है an asset which takes substantial period of time to be ready for its intended use. Borrowing cost on qualifying asset को capitalize करना, borrowing cost on non qualifying asset को P&L में डाल देना। दो टाइप के लोन होते हैं, स्पेसिफिक लोन एंड जनरल लोन। अगर स्पेसिफिक लोन है तो गाइज इंटरेस्ट पेड माइनस इंटरेस्ट रिसीव कर देना। अगर जनरल लोन है तो कैपिटलाइजेशन रेट निकालना, टोटल बोरोइंग कॉस्ट निकालना, वेटेड एवरेज लोन अमाउंट निकालना, कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज लोन मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपका कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा। पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन, स्टार्ट कब करेंगे, सस्पेंड कब करेंगे, सेसेशन कब करेंगे। स्टार्ट कब करेंगे? कब करेंगे? स्टार्ट करेंगे जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। बोरोइंग कॉस्ट इज इंकर्ड, दैट इज कमेंसमेंट डेट। बोरोइंग कॉस्ट इज इंकर्ड, एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड, एक्टिविटीज हैव स्टार्टेड। सस्पेंड कब करना है? व्हेन द एक्टिव डेवलपमेंट स्टॉप। सेसेशन कब करना है? when the asset is ready for its intended use. Chikas, I'm the best. I'll score exemption. I'll send sweets to all. So I hope this video is very helpful. मैं कहता हूँ एग्जाम के दिन पे जाते जाते ये वीडियो सुन के जाना, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, लव यू। पानी पीना पड़ेगा अभी।